चलो, अब देखो इसके अंदर अपन ने पिछली क्लास के अंदर स्टार्ट किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मैंने आपको इसके अंदर फीडबैक पढ़ाया था और हॉर्मोन्स पढ़ाए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। इसको फटाफट से देख लो। जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हमने बोला था कि एक प्राइमेट फीमेल का क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इस रिप्रोडक्टिव साइकिल जो देखा जाता है कि ये मंकी के अंदर एप्स फीमेल के अंदर, मंकी फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर देखा गया। ड्यूरेशन की अपन बात करते हैं तो 28 से लेकर के 29 दिन का होता है, तो एक महीने की अपन बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा, तो +-4 भी अपन कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग जो होती है वो प्यूबर्टी पे होती है। प्यूबर्टी आने पे जैसे ऐसा नहीं होता कि आज प्यूबर्टी आई और आज ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। प्यूबर्टी खुद एक तरीके का पीरियड है जिसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। उस दौरान एक चेंज ये भी होता है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली बार रिलीज ऑफ क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद होता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। फिर हमने नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर ये प्रोसेस देखा जाता है और फिर अपन ने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये चीज पढ़ी थी। फिर मैंने आपको इसके हार्मोन्स के बारे में बताया था, और हार्मोन्स के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब ओवरी के अंदर से, ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं उसको ओवरी जब अपन ये बात करते हैं फूट जाती है। फूटने का मतलब ये क्या होता है, फूटने का मतलब ये होता है कि कॉर्पस लूटियम बन चुका है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल चुका है, तो उस समय पे हमारे को कुछ ये हार्मोन जो होते हैं मिलते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और एनिबिन। हर किसी का फंक्शन मैंने आपको बताया था, तो इनके फंक्शन आप ध्यान रखना कि प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है। फिर मैंने आपको एक फीडबैक मैकेनिज्म बताया था। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब जो हो रहा है उसको बढ़ाओ, और नेगेटिव फीडबैक का मतलब जो मतलब हो रहा है उसका जस्ट उल्टा। इतनी बात समझ में, ये चीज होता है। तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि जैसे कि सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट कराने के लिए पिट्यूटरी से एफएसएच का हार्मोन, एफएसएच निकलता है। एफएसएच निकलने के बाद में प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी का नंबर कितना होता है, 1 से लेके 2, इसका कितना होता है, 6 से 12। अब इनमें से क्या होता है, ईस्ट्रोजन निकलता है, और ईस्ट्रोजन क्या करता है, एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि भाई अब हमारे को एफएसएच और एलएच की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपके एफएसएच और एलएच की जरूरत नहीं है, तो ईस्ट्रोजन उसके बाद में थीका इंटरना से भी निकलना स्टार्ट होता है। मेनली किससे निकलता है, थीका इंटरना से। और 14th डे पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। एलएच इंक्रीज होता है, एलएच कितना, 6 से 10 फोल्ड, और ये आपके 2 से 3 फोल्ड होता है। 2 से 3 फोल्ड की वजह से यहाँ पे अपना इसका मियोसिस कंप्लीट होता है, और ये एलएच के बढ़ने की वजह से कुछ चेंज आता है। चेंज की वजह से हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, oogenesis, या फिर अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। देन मैंने आपको ये छोटा सा एक प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से साइक्लिक चेंजेस होता है, पूरा का पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का। और ये मैंने आपको एक थ्योरली बताया था कि क्या किस समय पे क्या होता है, किस तरीके से क्या होता है, एक पॉजिटिव पल्स जनरेट होती है और एक नेगेटिव पल्स। अब अपन यहां पे बात करते हैं इसके अंदर आगे के प्रोसेस के। अब पूरा का पूरा अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की अपन बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ फेजेस में आपको बता देता हूं, तो यहाँ पे साथ साथ में लिखते भी रहो, ठीक है। तो अगर अपन ये बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेसिकली अगर अपन ये बात करें 3 फेजेस के अंदर बांट रखा, ठीक है। 3 फेजेस होते हैं इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। अगर अपन ये बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बेसिकली यहां पे गलत पढ़ते हैं। हम पहले स्टार्टिंग किसकी बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुएशन अगर अपन ये बात करें कि मेंस जिसको भी अपन, मेंस भी जिसको अपन बोलते हैं, या फिर ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, वो सबसे लास्ट में होता है, यानी पुराने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल का आखिरी भाग होता है। तो पहला जो फेज होता है अपन को पढ़ना, वैसे ये पहला क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन ब्लीडिंग फेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग फेस के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको भी अपन एक इस नाम से भी जानते हैं। अब इसकी अगर अपन बात करें जो दूसरा फेज जो होता है, ठीक है ना, फेज 2, ठीक, और ये क्या है हमारे पास में, फेज 1। तो फेज 2 के अंदर क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और हम ये बात करते हैं ओव्यूलेशन के पहले का समय होता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है। प्री ओव्यूलेटरी के साथ साथ में इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। और जब फॉलिकल निकलता है तो यहां से ईस्ट्रोजन भी निकलता है, इसलिए इसको अपन ईस्ट्रोजेनिक फेज के नाम से भी जानते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, यानी ओव्यूलेशन से पहले वाला ईस्ट्रोजन वाला, फॉलिकल के बनने का, और फॉलिकल डेवलप भी होता है तो अपन क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी अपन बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव
ऑपरेटिव फेज भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो अपनी एनसीईआरटी है या फिर जो भी बुक्स है, एक ओव्यूलेशन के दिन को भी एक फेज ही मान लेती है, ठीक है ना, लेकिन ये होता है इसी के साथ में साइमल्टेनियसली होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप इसके अंदर इस तरीके से लिख लेना, फेज थर्ड मान लेना इसको, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। यानी ओव्यूलेशन के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, और ओव्यूलेशन के बाद में अगर अपन ये बात करें फेज नंबर फोर्थ, फेज फोर्थ को अपन बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी ओव्यूलेशन के बाद का फेज है, तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। और हम इसको जानते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेनिक या फिर फेज भी बोलते हैं, यानी इसमें प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होता है। और इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसको अपन एक ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं, ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज बोलते हैं, और अपन ल्यूटियल फेज। अब यहां पे सिक्रीशन भी होता है, सिक्रीशन का मतलब फ्लूइड का सिक्रीशन, वो बहुत सारी चीजों का सिक्रीशन होता है, इसलिए इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, ठीक है। इन नामों से अपन क्या करते हैं, इनके अंदर ये चार नाम रहते हैं, अपन इसको जानते हैं। तो अब अपने को यहां पे ये देखना है कि हर फेज के अंदर क्या क्या चीजें होती है, उस हिसाब से अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपन फेज की अपन बात करते हैं, इसके अंदर यहां पे जिसको अपन बोल रहे हैं फर्स्ट जो फेज है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज हेडिंग लगाओ इसके अंदर, मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। ब्लीडिंग फेज भी बोल सकते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज भी बोलते हैं। अब आप लोग मेरे को बताते जाना कि मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर अगर अपन ये बात करें, हम ये बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन फेज में होता क्या है, इसको ऐसे समझो। आप ये समझो कि जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होगा तो जब यूट्रस की जो दीवारें होंगी वो टूट चुकी होगी, ठीक है। टूटने के बाद में वो ब्लड के थ्रू क्या कर रही होगी, बह रही होगी, ठीक है। लेकिन वो जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता कभी, ठीक है। जो अब मेंस्ट्रुएशन वाला जो ब्लड होता है वो कभी क्लॉट नहीं होता। तो उस समय पे दो तीन चीजें चेंज चल रही होगी। चेंज क्या चल रहे होते हैं, चार फेजेस में हमने पढ़ना होता है उसको। पहला चीज अगर अपन बात करें तो पिट्यूटरी के हार्मोन उस समय पे क्या कर रहे होंगे। दूसरी अगर अपन ये बात करें तो ओवेरियन हार्मोन क्या हो रहा होगा, यूट्रस में क्या चेंज हो रहा हो, और ओवरी के अंदर क्या चीज चेंज हो रहा होता है, उस हिसाब से अपन चलते हैं, ठीक है। तो जब अगर अपन ये बात करें कि ओवेरी के अंदर की अगर अपन ये बात करते हैं, तो जिस समय पे ब्लीडिंग फेज चल रहा होता है, ये अपने अगर इसकी अपन फेजेस की अगर डे की अपन बात करें तो 1 से लेकर के 5 दिन के आसपास में होता है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको एक अलग तरीके से अपन बात करते हैं। तो यहां पे 2 मिनट को, जिससे ज्यादा अपन को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको इस तरीके से बांट लेते हैं, ठीक है। ये मान लो ऐसे, यहां पे मान लो डे 1, ये अपने पास में 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अपने को। अब यहां पे ये मान लो 13th डे की अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पे अगर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा फेज और होगा जिसको अपन बोल देते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है ना। ये मान लो ये 15वां दिन है, तो ये जो फेज होगा, यानी इस डे को अपन ये जो बात कर रहे हैं, इसकी अपन बात कर रहे हैं, ये कौन सा है, 14th डे। इतनी बात समझ में आ रही। तो इसको अपन एक अलग से फेज में समझ रहे हैं कि यहां पे होगा क्या चीज, उसको अपन बात कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा फेज जो है 15 से लेकर के वापस से 28, ठीक है ना। यहां पे मान लो
चलो ठीक है, कोई नहीं। तो अब देखो यहाँ पे 16, 17, 18, 3, 24, 5, 6, 27, और ये 1 वाला ही जो है आप ये मान लो इसके अंदर 28th डे और फर्स्ट डे एक ही मान लो, 27 और यही मान लो 28। इतनी बात समझ में आ गई? यानी 28 डे का अपन ने पूरा का पूरा साइकिल पढ़ लिया है, इसका मतलब ये चीज है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि मेंस्ट्रुएशन से हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन सबसे पहले नहीं होता। ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है हर पीरियोडिक साइकिल के लास्ट में होता है। तो पहले 5 दिन के अंदर होगा क्या चीज, अगर अपन ये बात करें तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज होता है। तो यहाँ पे ओवरी की अगर अपन ये बात करें तो इसके अंदर हमारे को कुछ यहाँ पे फॉलिकल डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन के समय पे होगा क्या, 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल दिखेंगे, ठीक है भाई। प्राइमरी फॉलिकल का मतलब समझ गए क्या चीज है यहाँ पे? प्राइमरी फॉलिकल का मतलब यह है कि यहाँ पे अंदर की तरफ क्या चीज प्रेजेंट है, oocyte प्रेजेंट है। अब प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट कराने के लिए अगर अपन ये बात करें तो इस प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट कराने के लिए जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के समय पे हमने ये बोला कि GnRH निकलता है। GnRH कहां पे जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होता है, एक होता है FSH और एक कौन सा होता है, LH। FSH और LH। अब ये FSH क्या करेगा, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या करेगा, डेवलपमेंट कराना स्टार्ट करेगा, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर डेवलपमेंट कराएगा और इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। ये मान लो सेकेंडरी फॉलिकल, फॉलिकुलर ग्रोथ होगी, तो ये FSH क्या करेगा, यहां पे काम करेगा। लेकिन इस FSH को मैसेज भेजने के लिए अगर अपन ये बात करें, यहाँ पे ब्लीडिंग फेज के अंदर हम एक और चीज बात करेंगे, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बिल्कुल कम होता है, वो एक नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं, वो अपन आगे देखते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल बना, इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte है। नंबर की अगर अपन बात करें 1 से लेकर के 2 का फॉर्मेशन होता है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल किस एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं ईस्ट्रोजन। इतनी बात समझ में, ईस्ट्रोजन बढ़ा। अब ये जो इंक्रीज हुआ हुआ ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसके पास में, वापस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में और हाइपोथैलेमस के पास में, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इस एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास में नेगेटिव फीडबैक जाने की वजह से FSH, LH और GnRH इनका अमाउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब FSH जो होगा वो उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए, बंद नहीं होगा। नेगेटिव फीडबैक एकदम से नहीं होता, ऐसे बटन की तरह नहीं होता, उसको जाने में भी समय लगता है। समय लगने के बाद में वहां से धीरे 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 FSH कम होता है, लेकिन FSH अभी भी है। तो ये फॉलिकल अपना साइज कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है भाई। अब ये किस में कन्वर्ट होएगा, अगर अपन ये बात करें तो सेकेंडरी फॉलिकल बनने के करीब करीब अपन ये बात करते हैं 10 दिन तक सेकेंडरी फॉलिकल बना रहेगा, एक अपन बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे अपन बात करते हैं कि यहां पे इंक्रीज होगा और यहां पे अपने पास में टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब टर्शरी फॉलिकल जो बना है वो 10वें दिन के बाद में बनना स्टार्ट होता है और 13वें दिन तक क्या होता है, पूरी तरीके से ये बहुत अच्छी तरीके डेवलप हो जाता है। और 14 दिन तो ग्राफिन फॉलिकल, तो इसमें और जो टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर टर्शरी फॉलिकल में ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। तो ये मान लो कि हमारे पास में क्या है, टर्शरी फॉलिकल है। अब FSH हमारे पास में पहले से ही कम है,
तो किसी इनमें से किसी एक को क्या मिलेगा, अगर अपन ये बात करते हैं टर्शरी फॉलिकल के पास में, जो अपने सेकेंडरी फॉलिकल जो टर्शरी में कन्वर्ट होगा, किसी एक को एफएसएच मिलेगा। अब इस टर्शरी फॉलिकल के बाहर की तरफ थीका लेयर होती है, अंदर की तरफ ग्रेन्युलोसा सेल होती है, तो यहां से निकलता है और ज्यादा ईस्ट्रोजन। और हमने ये पढ़ा था जब ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा तो क्या चीज का फीडबैक जनरेट होता है, पॉजिटिव फीडबैक। तो ये जनरेट करेगा पॉजिटिव फीडबैक, किसको भेजेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, साथ में हाइपोथैलेमस को भी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से बहुत सारा जीएनआरएच आएगा, वो स्टिमुलेट करेगा एफएसएच को और एलएच को। तो यहां पे बहुत सारा एफएसएच निकलेगा। बहुत सारा एफएसएच का मतलब क्या होता है, यहां पे एफएसएच देखा गया 2 से 3 गुना बड़ा। ठीक है, 3 फोल्ड या गुना बड़ा। और एलएच को देखा गया तो एलएच कितना बड़ा, यहां पे अगर अपन बात करें 6 से 10 फोल्ड बड़ा। ठीक है, 6 से 10 बड़ा। अब ये जो इंक्रीज हुआ हुआ एफएसएच है, ये जाएगा इस प्राइमरी oocyte के पास। ठीक है, और जैसे ही प्राइमरी oocyte के पास में गया तो एफएसएच क्या कर देगा, एफएसएच कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो हमारे पास में बन क्या जाएगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte बढ़ा, ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूं कि ये किस में चेंज हो गया, अंदर की तरफ अपन बात करते हैं, तो यहां पे अगर अपन ये बात करें, ये प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज हो गया। और टर्शरी फॉलिकल यहां पे जैसे ही 14th डे पे आएगा, अब ये ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ तो अपने ग्राफिन फॉलिकल बन गया। अब 14th डे पे क्या होगा, तो ये 14th डे की कहानी मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, इस जगह पे बता रहा हूं 14th डे। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन हुआ कैसे, तो हमने ये देखा कि जो एलएच है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो उसको एनसीईआरटी या फिर बुक्स लिखती है एलएच का सर्ज आता है। एलएच सर्ज, सर्ज का मतलब समझ, तो एकदम से बहुत ज्यादा पीक लेवल पे आता है। और कौन से दिन पे आता है, 14th डे पे। तो एलएच सर्ज क्या करवाता है, ये जाता है, अगर अपन ये बात करें कि ये कुल मिलाकर के जो थीका इंटरना जो होती है एंड ग्रेन्युलोसा सेल जो होती है, ठीक है, उससे ईस्ट्रोजन को तो क्या करवा देता है, कम, और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा देता है ज्यादा। ठीक है, एरो के हिसाब से समझ पा रहे हो, ईस्ट्रोजन क्या हो गया कम और प्रोजेस्टेरोन क्या हो गया ज्यादा। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एक तरीके का अपने पास में एक एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कोलिजनेस एंजाइम। ठीक है ना, ये क्या करता है, अपन ये बात करें कोलिजनेस एंजाइम। और ये कोलिजनेस एंजाइम के अपन ये बात करें तो इस कोलिजनेस एंजाइम का काम क्या होता है, ये ब्रेक कर देता है, ब्रेक थीका इंटरना एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है भाई, ट्यूनिका एल्बुजिनिया छोटा है थोड़ा सा, बाकी मैं आपको समझ में आ जाएगा। तो हुआ क्या यहां पे, इसने, ठीक है, इस कोलिजनेस एंजाइम ने, ठीक है, थीका इंटरना और ट्यूनिका एल्बुजिनिया को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और जैसे ही ब्रेक करता है तो यहां से क्या बाहर आ जाता है, अगर अपन ये बात करें सेकेंडरी oocyte, तो 14th डे पे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। हो गया ओव्यूलेशन, तो सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गया, किस किस को लेकर के, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को लेकर के बाहर निकल गया। अब जब ओवरी की बात करते हैं तो यहां पे जैसे मान लो कि यहां पे 15वें दिन की अगर अपन ये बात करें, जैसे कि ये 15वां दिन था,
इसी समय पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम। बनने के बाद में ये अपने पास में ऐसा, मान लो ये ओवरी बना दी मैंने। ठीक है, ये ऐसे। तो यहां पे क्या बन जाता है, सीएल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैं यहां पे अंदर की तरफ लिख देता हूं ये बाकी चीजें। तो ये सीएल बना, ठीक है। ये जैसे मान लो कि हमारे पास में पहले सीएल बन गया, यहां पे इस जगह पे ऐसे सीएल का फॉर्मेशन हो गया, सीएल फॉर्मेशन। सीएल बोले तो कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है भाई, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ। और ओव्यूलेशन के जस्ट अगर अपन ये बात करते हैं कि जस्ट यहां पे 15वें दिन पे क्या हो जाता है, सीएल का फॉर्मेशन हो जाता है। सीएल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये सीएल क्या सीक्रेट करेगा, सीएल का काम होता है ये सीक्रेशन करेगा प्रोजेस्टेरॉन को बहुत ज्यादा और थोड़े से अमाउंट के लिए ईस्ट्रोजन पे। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और इस प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की वजह से होगा क्या, यहां पे क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो जाएगी और एंडोमेट्रियम कैसा होने लग जाएगा, चिपचिपा होने लग जाएगा। ठीक। लेकिन अगर अपन ये बात करें कि यहां पे एक चीज होता है, ये जो इंक्रीज हुआ हुआ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है। ठीक है ना। नेगेटिव फीडबैक से एफएसएच और एलएच क्या हो जाता है, कम। ठीक है। तो धीरे धीरे एफएसएच और एलएच क्या हो जाता है, यहां पे कम होने लग जाता है। लेकिन आपके 23वें दिन तक, 23वें दिन का मतलब हो गया 9 दिन, करीब करीब 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये कितने हो गए अपने पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 दिन तक क्या होता है कि सीएल जो होता है, अगर अपन यहां तक अपन बात करें तो सीएल जो होता है परसिस्ट रहता है। सीएल परसिस्ट फॉर 9 डे। 9 दिन तक सीएल रहता है। अब इस सीएल को स्टेबल करने वाला कौन होता है, ड्यू टू एलएच। एलएच क्या करता है, इस सीएल को क्या करता है, बनाए रखने का काम करता है। लेकिन 9 दिन बाद में सीएल टूट क्यों जाती है, फिर वापस से ब्रेक क्यों जाती है, क्यों, क्योंकि इसने क्या करा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, सीएल क्या करता है कि यहां पे अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 9 दिन तक जिंदा रहेगी ये सीएल। और 23वें दिन तक प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का अमाउंट जो होता है सबसे ज्यादा पीक लेवल पे होता है। तो थिकनेस जो होती है, यूट्रस की थिकनेस अगर आपको नापनी है, मैक्सिमम थिकनेस कौन से दिन दिखेगी अपने को, 23वें दिन पे दिखेगी। 23वें दिन पे दिखेगी। तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो होता है ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है। तो एलएच धीरे धीरे धीरे, अभी मैंने क्या बोला आपको, नेगेटिव फीडबैक से एकदम से कम नहीं होता। तो धीरे धीरे कम होने की वजह से सीएल को एलएच मिलता नहीं है और सीएल स्टेबल नहीं रह पाता, और 90वें दिन क्या हो जाता है, सीएल क्या हो जाता है, टूट जाती है, फिर अपन बोलते हैं डीजनरेट हो जाती। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सीएल अल्टीमेटली किसमें चेंज हो जाएगी, अपन ये बात करते हैं, ये चेंज हो जाएगी कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर। ये जैसे मान लो ये कॉर्पस एल्बिकेंस है। अब ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस है यहां पे, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस जो है, इससे प्रोजेस्टेरॉन भी कम है और ईस्ट्रोजन की भी क्या होगी हमारे पास में, कमी होगी। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होगा क्या, यहां पे फिर से ये क्या करेगा, एक फीडबैक भेजेगा। उस फीडबैक को अपन क्या बोलते हैं कि यहां पे जो फीडबैक भेजा जाएगा वो एक तरीके का क्या होगा, अपन ये बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। या फिर एक ऐसा फीडबैक होता है जो पहले फीडबैक आया था उसको क्या कर देना है, आपको रिमूव कर देना है। इतनी बात समझ में, इसको बना लो जब तक। चलो, अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपसे सवाल कौन पूछेगा, सवाल ये सब पूछा जाएगा, सीएल को 9 दिन तक परसिस्ट रखने वाला, जिंदा रखने वाला या फिर बनाए रखने वाला कौन है, एलएच है। और एलएच को कम करने वाला कौन है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ये इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यहां की कहानी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, 14th डे की कहानी, वो मैंने ब्रीफली आपको बता दी। अब आगे की कहानी सुनो कि किस तरीके से होता है। अब ये कम हुआ हुआ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इससे होगा क्या, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से हम ये बोलेंगे
कि जो वहां पे स्ट्रेटम बेसिलिस है, उस स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, उसके पास में ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम जाने लगेगी, और अल्टीमेटली वो जो लेयर क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो इसके कम जाने की वजह से हम ये बात करते हैं कि इन दिनों के अंदर, जैसे कि लास्ट के जो दिन होते हैं जब कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा, तो इस समय पे होगा क्या, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पे देखो, तो अपन ये बोलते हैं कि जब कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है, तो कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है, तो उस समय पे यूट्रस के अंदर क्या चीज चेंज आता है, तो यूट्रस के अंदर हम ये बोलते हैं ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड सप्लाई टू स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम बेसिलिस एंड स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वो क्या हो जाती है, डिक्रीजेस। डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाती है कि लेयर जो होती है, लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है, ये क्या हो जाती है, डेड। एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है, एंडोमेट्रियल लेयर जो होती है, वो हो जाती है डेड। और डेड के साथ साथ में इसी समय पे यूट्रस की जो अपन बात करते हैं, लोकल वॉल से क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन में। ये क्या करवाता है, मायोमेट्रियल या मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब एक चीज ये समझो, ये लेयर टूट चुकी है और इस लेयर ने क्या करा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा, तो टूटी हुई लेयर जैसे ही आपकी क्या होगी, डेड लेयर को जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे गिर जाएगी। इतनी बात समझ में। तो मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से होगा क्या कि जो डेड एंडोमेट्रियम लेयर जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इतनी बात समझ में, सेपरेट होगी। सेपरेट होने के बाद में क्या होगा कि वो जो यूट्रस की जो कैविटी है उसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो मायोमेट्रियम की लेयर है, ये क्या हो जाएगी, वहां पे डेड टिश्यू, ठीक है ना, डेड एंडोमेट्रियल टिश्यू, और जो क्या हो जाएगा, ब्लड के साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाती है, कलेक्टेड एट यूट्रस, यूट्रस की कैविटी के अंदर, ठीक है। क्या क्या इकट्ठा हो गया, डेड एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम, डेड एंडोमेट्रियम हो गया, प्लस साथ में डेड एंडोमेट्रियम टिश्यू, ठीक है, प्लस ब्लड। अब ये ब्लड जो होगा वो कहां पे, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, ठीक है ना। तो ये जो ब्लड होता है, या फिर ये जो डेड लेयर प्लस ब्लड, डेड लेयर प्लस ब्लड जो होगा, ठीक है ना, आउट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बाहर जाता है, फ्रॉम बॉडी। लेकिन अब खास बात ये, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ब्लड होता है क्लॉट नहीं होता, ब्लड डू नॉट क्लॉट, क्लॉट नहीं होता, क्यों, ड्यू टू फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम। और हर मेंस्ट्रुएशन के दौरान, हर मेंस्ट्रुएशन के दौरान करीब करीब हम ये बोलते हैं 40 टू 80 ml ब्लड क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, पूरी की पूरी मैं आपको मेंस्ट्रुएशन की सारा का सारा प्रोसेस समझा दिया। वापस से सुन लो, जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस बना, कॉर्पस एल्बिकेंस के बनने की वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज और ईस्ट्रोजन भी डिक्रीज। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की डिक्रीज होने की वजह से ब्लड सप्लाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और ये लेयर क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डेड। डेड के साथ में क्या होगा, ये जो डिक्रीज हुआ प्रोजेस्टेरॉन है, ये क्या करेगा, एक स्टिमुलेट करेगा एक लोकल हार्मोन को, जिसको अपन बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन काम करता है मायोमेट्रियम के ऊपर, और मायोमेट्रियम क्या क्या कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो एक तो डेड, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट, तो टूटी हुई लेयर कहां पे गिर जाएगी, यूट्रस के अंदर, और साथ में ब्लड भी आएगा। तो ब्लड जो डेड एंडोमेट्रियल टिश्यू प्लस जो आपके ब्लड होगा वो मिक्स हो जाता है, मिक्स इन द सेंस वो वहां जाके इकट्ठा हो जाता है। वो इकट्ठा हुआ वो ब्लड क्या होता है कि सेकंड डे पे, पहले दिन पे तो ये हुआ, सेकंड डे पे क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड जो होता है एक साथ में फ्लो होता है, करीब करीब 40 से 80 ml के आसपास में। तो जैसे ही ये आपके क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ये ब्लड बाहर निकलता है,
तो अल्टीमेटली एक सर्वाइवल मोड ओपन हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड अगर बॉडी से बाहर जा रहा है तो हाथों हाथ क्या होता है उस समय पे जो डिक्रीज हुआ वह ईस्ट्रोजन है, ठीक है ना, इसको बढ़ाने का काम करता है। तो क्योंकि इसको बनाने का काम कौन करेगा, यूट्रस की लेयर को बनाने का काम तो ईस्ट्रोजन करेगा। तो इसी समय पे देखो मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन आप समझते रहना। तो यहां पे जो प्रोजेस्टेरोन कम हुआ था, ठीक है, और ईस्ट्रोजन भी क्या हो गया था, कम हो गया था। ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, एक फीडबैक भेजते हैं। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो अभी हो रहा है उसका उल्टा। अभी हो क्या रहा है, एफएसएच और एलएच कम है, एफएसएच और एलएच कम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका भी उल्टा, मतलब नेगेटिव, फिर से नेगेटिव फीडबैक। लेकिन नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, ये एफएसएच और एलएच को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये जो फीडबैक होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। ये भेजता है, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि जो हो रहा है उसका उल्टा। ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, प्लस अगर अपन ये बात करें हाइपोथैलेमस के पास में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास में जाने की वजह से जीएनआरएस निकलता है, तो एफएसएच एंड एलएच क्या होते हैं, इंक्रीज। और एफएसएच और एलएच इंक्रीज होने की वजह से न्यू फॉलिकल का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट, न्यू फॉलिकल डेवलपमेंट हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको कि किस तरीके से अपने पास में ये चीज होती है। और जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकला है वो कौन सी फेज में अरेस्टेड होगा, मेटाफेज के अंदर अरेस्टेड। और उसको अरेस्ट करवाने का रीजन क्या है, कि ताकि मेल की इंपॉर्टेंस रहे और ये अपना मियोसिस जो है, oogenesis जो है, खुद ही ना कंप्लीट कर ले। खुद ही कंप्लीट कर लेगा तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ओवम बन जाएगा और एम्ब्रियो भी बन सकता है। एम्ब्रियो बन गया तो पूरा का पूरा बेबी बन सकता है। तो मेल की इंपॉर्टेंस के लिए आपको ये चीज हार्मोनल समझ में आया आपको किस तरीके से हो रहा है, इसको देख लो अच्छी तरीके से, ऊपर देता हूं, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अपन को ब्रीफली डिटेल में जो पढ़ना था ये था। अब कल मैं आपको जो एनसीईआरटी में जो फोटो बना रखी है जिसमें चारों फेज, जैसे ओवेरियन हार्मोन का क्या, और अभी देखो अपन ने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ा। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये आपको जो एक्चुअल जो इसका एक्सप्लेनेशन है उस तरीके से मैंने आपको बताया। अब अपन एनसीईआरटी का जो डायग्राम है जिसमें अलग अलग फेजेस है उसमें साइमल्टेनियसली अपन देखेंगे। साइमल्टेनियसली मतलब क्या हो रहा है, पिट्यूटरी हार्मोन का क्या हो रहा है, ओवेरियन हार्मोन का क्या हो रहा है, उसी समय पे ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, और उसी समय पे यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है। तो जो अलग चार चार जो फेज है उसको अपन अलग अलग से पढ़ेंगे और ये अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज करते हैं अपन